तो संसदीय शासन प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं, बहुमत प्राप्त दल का शासन। बहुमत प्राप्त दल का शासन, इसे नोट कीजिए, बहुमत प्राप्त दल का शासन। बहुमत प्राप्त दल का शासन, यानी जिसके पास मेजोरिटी होगी, जिसके पास मेजोरिटी होगी वही शासक होगा, यानी वही रूल करेगा। तो आम चुनाव में सर्वाधिक सीटों पर जीत दर्ज करने वाले, नोट कीजिए, आम चुनाव में सर्वाधिक सीटों पर जीत दर्ज करने वाले राजनीतिक दल सरकार बनाता है। सर्वाधिक सीटों पर जीत दर्ज करने वाला राजनीतिक दल सरकार बनाता है। भारत में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को, लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। भारत में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को, राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और शेष मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। और ये राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं और शेष मंत्रियों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करते हैं। ठीक है, यानी बहुमत प्राप्त दल का शासन, यानी इस संसदीय शासन प्रणाली में उसी का शासन होगा, सरकार उसी की बनेगी जिसके पास बहुमत होगा, जिसके पास मेजोरिटी होगी। बहुत सारे राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में भाग लेते हैं। जो सबसे अधिक सीटों पर चुनाव जीतता है और उसे बहुमत मिल जाता है तो राष्ट्रपति उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं। यही प्रक्रिया केंद्र में भी होती है और यही प्रक्रिया राज्य में भी होती है। दोनों जगह एक ही प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो अगर कई राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस,
भाजपा, अन्य बहुत सारे राजनीतिक दल, ये राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। भारत में बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है, यानी लोकसभा में जितनी सीटें हैं उसका आधे से अधिक, 545, कुल 545 सीटें होती हैं। इस लोकसभा में 545 सीटें हैं, जिसमें 543 सीटों पर चुनाव होता है और 2 सीट एंग्लो इंडियन के होते हैं। लेकिन एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया, अगले लोकसभा के चुनाव में ये सीटें नहीं होंगी, क्योंकि एंग्लो इंडियन के लिए ये भारत संसद में जो 2 सीटों का प्रावधान किया गया था उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। यानी जितनी भी सीटें होंगी उसका आधे से अधिक अगर किसी भी एक दल को प्राप्त हो जाता है तो उसे बहुमत प्राप्त हो जाता है, तब राष्ट्रपति उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं और उस दल के संसदीय, यानी उस दल में जिसे बहुमत प्राप्त हुआ है, जितने भी सांसद हैं वो सब मिलकर अपना नेता चुनते हैं। सारे सदस्य मिलकर अपना नेता चुनते हैं और वही नेता राष्ट्रपति के पास जाकर दावा पेश करता है कि मुझे बहुमत है, आप मुझे इनवाइट कीजिए सरकार बनाने के लिए। और राष्ट्रपति इनवाइट करते हैं सरकार का गठन करने के लिए। उसके बाद उस नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं और फिर प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की, कौन कौन मंत्री होंगे इसका निर्णय वो करते हैं और निर्णय के बाद वो राष्ट्रपति को बताते हैं कि इनको मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाए। तब राष्ट्रपति उन मंत्रियों, उन व्यक्तियों को, उन सांसदों को मंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। यानी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाती है। तो इस प्रकार नेता का चयन होता है, राष्ट्रपति उसे आमंत्रित करते हैं और फिर उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अर्थात भारत में प्रधानमंत्री का चयन नहीं होता है, अर्थात भारत में प्रधानमंत्री का सिलेक्शन नहीं होता है, ना ही इलेक्शन होता है। भारत में प्रधानमंत्री अपॉइंट होते हैं और कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। प्रीलिम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो भारत में ये प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होते हैं। भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार जिसके पास बहुमत होता है, अब परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है कि किसी के पास बहुमत नहीं है, यानी जो 272 सीटें चाहिए या 272 सदस्य चाहिए, अगर किसी भी दल को नहीं मिलता है तो वैसी स्थिति में क्या होगा? तो वैसी स्थिति में, हालांकि संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं किया गया है कि अगर किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो वैसी स्थिति में क्या होगी। ये लेकिन एक परंपरा विकसित हो गई भारत में। अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, यानी जिसके पास सबसे अधिक सीटें होती हैं, राष्ट्रपति के सामने दावा करते हैं। तब राष्ट्रपति लोकसभा में उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और लोकसभा में उन्हें बहुमत सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो आप लोकसभा में इसे प्रूफ कीजिए। अगर वो प्रूफ करते हैं, कॉन्फिडेंस मिल जाता है उनको लोकसभा का,
तो प्रधानमंत्री के रूप में कंटिन्यू करते हैं। अगर नहीं मिल पाता है तो उन्हें प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। यह तो बात की स्थिति होती है कि एक बहुमत मिलता है या नहीं मिलता है। कभी कभी कई दल आपस में मिलकर राष्ट्रपति के पास दावा करते हैं कि हम सब एक साथ हैं और हम हमारी सारी सीटों को वो एक साथ जोड़ते हैं और तब राष्ट्रपति के पास दावा पेश करते हैं कि मुझे बहुमत है, आप मुझे आमंत्रित कीजिए सरकार बनाने के लिए। तो वैसी स्थिति में भी कोalition गवर्नमेंट का निर्माण होता है, कोalition गवर्नमेंट का गठन होता है। तो ये चुनाव के दौरान एक अलायंस बनना, गठबंधन बनना, तो कुछ गठबंधन चुनाव के पहले बनते हैं और कुछ गठबंधन चुनाव के बाद बनते हैं। अगर किसी दल को बहुमत नहीं मिला तो कई दल आपस में मिलकर एक गठबंधन बनाते हैं और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ वो दावा पेश करते हैं कि मुझे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। तो संसदीय शासन प्रणाली में ऐसी समस्याएं आती हैं जब किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिलती है, तब क्या होगा, सरकार का कैसे गठन होगा। अगर इन तमाम प्रयासों के बाद भी अगर सरकार नहीं बन पाती है या सरकार का गठन नहीं होता है तो फिर से चुनाव के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो संसदीय से, लेकिन राष्ट्रपति शासन प्रणाली में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का चयन सीधे देश की जनता द्वारा किया जाता है। इसीलिए दो अगर सदस्य हैं, दो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति के लिए, तो उसमें से एक की जीत तय होती है। इसलिए वहां पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये दोनों का, क्योंकि इसका एक कंपैरेटिव स्टडी कि संसदीय शासन प्रणाली और राष्ट्रपति शासन प्रणाली। हाँ हेलो, बोलिए। कौन, क्या, फिर से पूछिए क्वेश्चन। क्या? किससे? बीकानेर? राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्ति, राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्ति का कोई प्रोविजन नहीं है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसी को बनाएंगे जिसके पास बहुमत होगा, या फिर अगर कोई बहुमत का दावा करता है तो राष्ट्रपति उसे नियुक्त करेंगे, लेकिन उसे एक निश्चित समय के पहले, एक निर्धारित अवधि के दौरान उसे लोकसभा में बहुमत साबित करना होगा। इसलिए राष्ट्रपति अपनी विवेक का उपयोग करते हुए किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने दावा किया था कि मेरे पास बहुमत है, उन्होंने दावा किया था कि मेरे पास बहुमत है, मेरे पास इतने सांसद हैं और इन दलों ने हमारा समर्थन किया है, और उन दलों ने नीलम संजीव रेड्डी को यह पत्र लिखकर आश्वस्त किया कि मैं चौधरी चरण सिंह को समर्थन दे रहा हूं। उस स्थिति में उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो राष्ट्रपति उसी को नियुक्त किया जा सकता है, ये प्रधानमंत्री उसी को नियुक्त किया जा सकता है जिसके पास बहुमत होता है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इसके पास बहुमत है तो उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं वो, लेकिन उसे साबित करने के लिए भी कहा जाता है कि आप अपने बहुमत को साबित कीजिए। ठीक है,
जितनी विवेकाधीन शक्तियां राज्यपाल के पास होती हैं, उतनी विवेकाधीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास नहीं होती। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। दूसरा पॉइंट, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। यह संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लिखिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संसद का निम्न सदन, संसद का निम्न सदन मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संसद का निम्न सदन, संसद का निम्न सदन यानी लोअर हाउस, संसद का निम्न सदन अविश्वास प्रस्ताव पारित कर, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को बर्खास्त कर सकता है, सरकार को बर्खास्त कर सकता है। यानी लोकसभा जो मंत्रिपरिषद जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, इस काउंसिल के हेड, इस काउंसिल के हेड प्रधानमंत्री होते हैं और ये मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रीलिम्स में यह प्रश्न कई बार पूछेंगे कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उत्तरदायित्व होती है वो लोकसभा के प्रति होती है, जबकि संसद के प्रति नहीं। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों सभाएं होती हैं। लेकिन मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, राज्यसभा के प्रति या राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार नहीं होता है। जबकि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मंत्रिपरिषद को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। मंत्रियों को हटाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। लेकिन ये मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होकर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्यों? इन्हें तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्रपति उसे अपॉइंट करते हैं। लेकिन नहीं, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं और या फिर मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। तो मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि संसद में राज्यसभा भी है, तो राज्यसभा के प्रति भी उत्तरदायी होना चाहिए। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति के प्रति भी उत्तरदायी होना चाहिए। लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आने वाले सांसदों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें सिर्फ वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, जबकि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और संसद का ही अंग राज्यसभा भी है।
लेकिन वो इन दोनों के प्रति उत्तरदायी ना होकर अकाउंटेबिलिटी इसके किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति होती है। क्यों? क्योंकि लोकसभा का गठन, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन इस देश की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। और यह संविधान किससे शक्ति प्राप्त करता है? हमारा संविधान देश की जनता से शक्ति प्राप्त करता है। इसलिए यह मंत्रिपरिषद लोकसभा के माध्यम से इस देश की जनता के प्रति जिम्मेदार है, राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार नहीं है, राज्यसभा के प्रति जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। तो ये मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति जिम्मेदार नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ ये जिम्मेदार है तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, क्योंकि लोकसभा में इस देश की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। और यह संविधान इस देश की जनता से शक्ति प्राप्त करता है। इस संविधान का निर्माण देश की जनता द्वारा चुने हुए, अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के निर्वाचन से गठित हुआ था। इसीलिए सारी शक्ति के स्रोत इस देश की जनता होती है। और इसलिए यह मंत्रिपरिषद संवैधानिक दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन राष्ट्रपति शासन प्रणाली में राष्ट्रपति संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि उनका निर्वाचन देश की जनता करती है। ये उनका निर्वाचन देश की जनता करती है, संसद के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता है। तो अब सोचिए, जबकि भारत में संसद के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, संसद के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो जो संसद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित हो, भला उसके प्रति मंत्रिपरिषद कैसे ये जिम्मेदार हो सकता है? उसकी जिम्मेदारी तो इस देश की जनता के प्रति है, जबकि राष्ट्रपति का निर्वाचन तो खुद संसद के सदस्यों ने किया है। इसलिए उसके प्रति जिम्मेदारी का कोई अर्थ ही नहीं है, उसके प्रति जिम्मेदारी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यह मंत्रिपरिषद अगर किसी के प्रति जवाबदेह है तो इस देश की जनता के प्रति। और इस जनता के प्रतिनिधि कहां बैठे हुए हैं? लोकसभा। राज्यसभा में तो राज्यों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। ये राष्ट्रपति तो खुद संसद द्वारा चुने गए हैं, राष्ट्रपति तो खुद संसद के सदस्यों द्वारा चुने गए हैं। इसीलिए स्वाभाविक रूप से, नैतिक दृष्टिकोण से, प्राकृतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, और संसदीय व्यवस्था में ऐसा है। अब लिखते हैं तीसरा पॉइंट, नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका यानी एक नाम मात्र का और एक वास्तविक, दो परिस्थितियां होती हैं कि यानी एक नाम मात्र का शासक है और एक वास्तविक शासक है। एक तो नाम मात्र का शासक है और दूसरा वास्तविक शासक है। तो संसदीय शासन लिखिए, संसदीय शासन प्रणाली में, संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल
वास्तविक कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका है। अब कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव वो यानी जो किसी भी लॉ को एग्जीक्यूट करता है, किसी भी लॉ को एग्जीक्यूट करना। विधायिका यानी लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। लेजिस्लेटिव क्या हो गया? पार्लियामेंट यानी संसद। विधायिका क्या हुआ? संसद। कार्यपालिका क्या हुआ? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। इसके बाद सरकार, नौकरशाही, हाँ विधायिका, विधायिका क्या है? ओनली पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। और कार्यपालिका में कौन होंगे? राष्ट्रपति, सरकार, नौकरशाही। कार्यपालिका, कार्यपालिका क्या करती है? अगर कोई कानून बनाना होता है तो कार्यपालिका पहले ड्राफ्ट करती है, पहले क्या करती है? उसका ढांचा तैयार करती है, उसको फॉर्मेट करती है, और फिर वो कहां देती है? संसद में पेश करती है, संसद में पेश करती है। संसद जब पारित करता है, संसद जब अप्रूव करता है, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, नौकरशाही यानी जो है ये सिविल सर्विसेज जहां से शुरुआत होती है। अब इसमें एक सेक्रेटरी से लेकर प्यून तक आ जाएंगे, यानी सचिव से लेकर चपरासी तक। ये कौन सी व्यवस्था का है? नौकरशाही व्यवस्था का है। तो ये सब किस में आते हैं? कार्यपालिका में आ जाते हैं, ये सारे कार्यपालिका में आते हैं। तो संसद, ये सरकार विधेयक तैयार करती है यानी ऑर्डिनेंस, उस ऑर्डिनेंस को वो पार्लियामेंट के पास लाती है, पार्लियामेंट उसे अप्रूव करती है, और अप्रूव करने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजती है। जब राष्ट्रपति उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तब वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, यानी देश के अंदर वो एक लॉ बन जाता है, यानी वो इफेक्ट वो प्रभावी हो जाता है, वो इफेक्टिव होता है। अब इसमें यही दिया गया कि नाम मात्र और वास्तविक, नाम मात्र का और वास्तविक। तो राष्ट्रपति संसदीय शासन प्रणाली में, राष्ट्रपति, यह संवैधानिक व्यवस्था है कि राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट, अपने अधीनस्थ की सहायता एवं सलाह से शासन करेंगे, सहायता और सलाह से। तब राष्ट्रपति क्या करते हैं? एक मंत्री परिषद का गठन करते हैं, मंत्री परिषद का गठन करते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति खुद शासन नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं कि इसके लिए एक मंत्री परिषद बना देते हैं, मंत्री परिषद का गठन कर देते हैं। मंत्री परिषद का गठन कैसे होगा? सरकार का गठन कैसे होता है वो तो मैंने पहले बताया। तो मंत्री परिषद का गठन करते, मंत्री परिषद का गठन कर देते हैं। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री और प्लस मंत्री होते हैं, यही होते हैं। क्योंकि मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद का हेड जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो और राष्ट्रपति इन्हीं की सहायता एवं सलाह, इन्हीं की सहायता एवं सलाह से शासन करते हैं। तो राष्ट्रपति क्या हो गए? नाम मात्र के शासक हो गए, नाम मात्र के शासक हो गए।
और मंत्रिपरिषद क्या हो गया? वास्तविक शासक हो गया। शक्ति राष्ट्रपति की है, लेकिन उसका उपयोग प्रधानमंत्री करते हैं। तो राष्ट्रपति नाम मात्र के शासक हो गए, जबकि मंत्रिपरिषद वास्तविक शासक हो गए। और मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए सारे कार्य प्रधानमंत्री करते हैं। किनके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर। यह संसदीय व्यवस्था में है। राष्ट्रपति प्रणाली संसद स्वतंत्र है और राष्ट्रपति स्वतंत्र होते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। इसीलिए राष्ट्रपति वहां वास्तविक शासक हो जाता है। राष्ट्रपति वहां पर वास्तविक शासक हो जाता है और संसद और ये मंत्रिपरिषद तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, और जो संसद होती है वो एक सहयोगी के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, उन शक्तियों का उपयोग भी राष्ट्रपति ही करते हैं। संसद एक सहयोगी के रूप में कार्य करती है। लेकिन यहां पर राष्ट्रपति नाम मात्र के शासक हो जाते हैं और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में होती है, जबकि राष्ट्रपति शासन प्रणाली में इसका रिवर्स होता है, इसका उल्टा होता है। समझ में बात है? अब चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, केंद्रीय नेतृत्व। केंद्रीय नेतृत्व यानी सेंट्रल लीडरशिप। केंद्रीय नेतृत्व ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। केंद्रीय नेतृत्व यानी सेंट्रल लीडरशिप। संसदीय शासन प्रणाली में लिखिए, इसको नोट कर लीजिए। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होता है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होते हैं। वास्तविक कार्यकारी होते हैं। वे मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। वे मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति की शक्तियों का उपयोग करता है। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति की शक्तियों का उपयोग करता है। यानी अभी मैंने इसके पहले वाले टॉप पॉइंट में मैंने यही समझाया था कि वास्तविक ताकत राष्ट्रपति के पास होती है, वास्तविक ताकत प्रधानमंत्री के पास होती है। हालांकि ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति की हैं, लेकिन इन शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री करते हैं। क्या राष्ट्रपति राष्ट्रपति यहां पर कठपुतली का सवाल नहीं है, या फिर कठपुतली की तरह काम करना भी हम इसे नहीं कह सकते हैं। कठपुतली की तरफ काम करते हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अधीन होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। इसीलिए जिसके द्वारा वो नियुक्त किए जाते हैं वो उनके हाथों की कठपुतली नहीं हो सकते हैं। वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सहयोग करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सहयोग करते हैं। वास्तविक शक्ति तो उन्हीं के पास है, सारी शक्तियां तो उन्हीं के पास है, बस उनकी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री करते हैं। तो यहां पर वास्तविक शक्ति ये प्रधानमंत्री के पास आ जाती है और राष्ट्रपति नाम मात्र के शासक रह जाते हैं। अब यहां पर राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद
इसके बीच कौन होता है? दोनों को जोड़ने वाला प्रधानमंत्री। इन दोनों को जोड़ने वाला कौन होता है? प्रधानमंत्री। आपने अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले। तो क्यों मिले? क्योंकि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री जोड़ते हैं, यानी प्रधानमंत्री जोड़ने वाली एक कड़ी है। अगर राष्ट्रपति को अगर कोई अपनी बात अपने अधीनस्थ को कहनी होगी तो प्रधानमंत्री को बुलाएंगे, और प्रधानमंत्री किसी निर्णय के बारे में अगर राष्ट्रपति को बताना चाहेंगे तो प्रधानमंत्री किससे मिलेंगे? राष्ट्रपति से। तो मंत्रिपरिषद के निर्णय को राष्ट्रपति तक कौन ले जाएगा? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति के निर्णय को मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री अपने साथियों को बताएंगे। कौन बताएगा? प्रधानमंत्री। इसीलिए जब पंजाब जा रहे थे प्रधानमंत्री और उनकी सुरक्षा में जब चूक हुई तो उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले। वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, मिलना ही था कि आखिरकार क्या हुआ। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी बताना, क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में ही काम कर रहे थे, उन्हीं के द्वारा नियुक्त व्यक्ति थे। इसलिए अगर देश के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं भी प्रधानमंत्री के साथ अगर कुछ होता है तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रपति को बताए कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। और राष्ट्रपति को भी चिंता होगी कि जिस व्यक्ति को मैंने नियुक्त किया है इस देश के शासन, हमारी शक्तियों का उपयोग करने के लिए, क्या वो सही सलामत है? क्या वो सही सलामत है? उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं? अगर हुआ तो क्यों हुआ? आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। इसलिए ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है। और ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी कि जो कुछ भी हुआ वो उसे राष्ट्रपति को, अपने मास्टर को बताएं, क्योंकि प्रधानमंत्री का हेड कौन है? राष्ट्रपति है। इस देश के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति हैं। तो स्वाभाविक है कि बताएं। देश के अंदर कुछ भी होता है तो ये राष्ट्रपति को जानने का हक है ना। पहला हक तो उन्हीं का है, क्योंकि इस देश के प्रमुख हैं। और ये जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री अगर कोई निर्णय लेते हैं देश हित में तो वो राष्ट्रपति को बताएंगे। राष्ट्रपति को बताएंगे ना कि हाँ, मैंने ये निर्णय लिया है। और वो निर्णय जब संसद द्वारा पारित होकर जाता है, संसद द्वारा जब पारित होता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। इट मीन्स राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है, फिर वो पूरे देश में लागू होता है। ये संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्था है। लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन प्रणाली हो तो राष्ट्रपति निर्णय लेने के बाद मंत्रिपरिषद को संसद को बताते हैं। अमेरिका में क्या होता है? ये निर्णय ले लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमें ये चाहिए। नहीं, संसद को, क्योंकि राष्ट्रपति का तो मंत्रिपरिषद इनके साथ ही होता है ना। राष्ट्रपति का तो मंत्रिपरिषद क्योंकि अपने मंत्रियों को नियुक्त कर लेते हैं। जो बाइडेन ने अपनी टीम बना ली है, ये टीम बना ली है। अब इसमें अलग अलग सबको जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। तो जब राष्ट्रपति कोई निर्णय लेते हैं तब वो संसद को बता देते हैं कि हाँ, मैंने ये निर्णय लिया है, इसको आप अप्रूव कीजिए। अगर मान लें कि वहां पर समस्या तब उत्पन्न होती है, वहां भी समस्या उत्पन्न होती है जैसे यहां होती है, वहां समस्या तब उत्पन्न होती है कि अगर मान लें कि राष्ट्रपति ने कोई निर्णय लिया, संसद को बताया। अब जैसे अमेरिका में मुख्यतः दो दल, एक रिपब्लिक और दूसरा डेमोक्रेटिक। अभी किसका शासन है? डेमोक्रेटिक का। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, रिपब्लिक के। इन्हीं दोनों के सदस्य यहां हैं संसद में। अगर मान लें कि यहां बहुमत में
रिपब्लिक हो। क्या बोल रहे हैं? संसद। तो यहां अगर मान लें कि रिपब्लिक के मेंबर ज्यादा है, ठीक है, और डेमोक्रेटिक के मेंबर कम है, और राष्ट्रपति भी रिपब्लिक का ही हो, तो संसद में कोई समस्या नहीं होगी। इसमें कोई भी निर्णय लेंगे ही है, कोई भी निर्णय लेंगे तो आसानी से संसद उसको अप्रूव कर देगा और वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर मान लें कि राष्ट्रपति रिपब्लिक का हो और मेजोरिटी यहां पर डेमोक्रेटिक का हो, तब क्या होगा? टकराव बढ़ेगा, टकराव बढ़ेगा। अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अमेरिका और मैक्सिको के बीच दीवार बनवाएंगे, संसद ने कहा कि ये लैविशनेस है, फिजूल खर्ची है, इसकी क्या जरूरत है, तब वहां पर क्या होगा? दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। ये राष्ट्रपति निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, राष्ट्रपति निर्णय लेंगे, लेकिन वहां पर ये बात सामने आ गई क्योंकि ये फिजूल खर्ची है, ये दीवार बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं हम बनाएंगे, इनके अपने लॉजिक्स हैं कि हम क्यों दीवार बना रहे हैं, संसद की अपनी लॉजिक्स है कि ये दीवार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में टकराव होगा। अब जैसे यहां, और ये स्थिति कभी कभी यहां भी होती है, मान लें कि जैसे यहां भी लोकसभा है, वहां भी सीनेट और कांग्रेस है, वहां भी सीनेट और कांग्रेस है। यहां अगर मान लें कि लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा में तो गवर्नमेंट ठीक है, लोकसभा में बहुमत है, कोई भी प्रस्ताव आसानी से पारित हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा में अगर बहुमत नहीं है तो फिर क्या होगा? राज्यसभा में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, और हुई भी है टकराव। भारत में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, नतीजा। और जब तक कोई विधेयक लोकसभा में ये दोनों सदनों में पारित नहीं होगा, तब तक वो कानून नहीं बन पाएगा, राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा। अब वैसी स्थिति में दोनों सदनों के बीच टकराव हो जाता है। तो लोकसभा में क्या होता है? सरकार का बहुमत होता है, तो लोकसभा में सरकार विपक्ष के ऊपर हावी रहती है। अगर राज्यसभा में अगर विपक्ष का पलड़ा भारी है, उसकी सदस्य संख्या अगर अधिक है, तो वो सरकार पे हावी हो जाती है। तो वो विपक्ष तो यही चाहेगा कि नहीं कि सरकार के काम में अड़चन डाला जाए, और क्योंकि लोकसभा में तो नहीं रोक पा रहा है, लेकिन राज्यसभा में रोकने की कोशिश करेगा। अगर दोनों ही सभा में अगर सरकार का अगर बहुमत है, तो फिर सरकार को कौन रोकेगा? सरकार को तानाशाह होने से कौन रोक पाएगा? अब वैसी स्थिति में क्या होगा? फिर सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करता है, क्योंकि सरकार के कार्यों की समीक्षा करने का या निर्णय कानून की समीक्षा करने का, रिव्यू करने का राइट है। तो वैसी स्थिति में, लेकिन अगर अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या होगा? ये एनार्की होगी ना। अगर लोकसभा राज्यसभा के बीच टकराव हो जाए, सरकार और न्यायपालिका के बीच, अब इसमें अगर इस संसद के द्वारा बनाए गए कानून को अगर सर्वोच्च न्यायालय से अवैध घोषित कर देता है, तो फिर क्या होगा? संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच टकराव शुरू होगा। संसद क्या कर सकती? संसद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को कम कर सकती है, संसद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को कम कर सकती है। तो ये टकराव, अगर ये ऐसा टकराव होगा तो क्या होगा? पूरे सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए एक संतुलन की आवश्यकता होती है। इसलिए सरकार यहां पर तानाशाह न हो जाए, विपक्ष का भी होना जरूरी है। अगर कोई विपक्ष हो ही नहीं तो सरकार को रोकेगा कौन? और हर मामले में फिर न्यायालय को आगे आना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में, और न्यायालय और संसद के बीच टकराव होता है, तो संसद कानून बनाकर न्यायालय के अधिकार को कम कर सकता है। अगर ये राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर ना करें, अगर वो अड़चन पैदा करें, तो वैसी स्थिति में उनके ऊपर आरोप लगाकर संसद उनको हटा सकता है। तो वैसी स्थिति में सरकार क्या होगी? तानाशाह हो जाएगी। और अब जब सरकार तानाशाह हो जाएगी, सरकार पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होगा, तो संविधान को भी बदल सकती है, संविधान को भी
बदल सकती है, संविधान के साथ भी छेड़छाड़ किया जा सकता है। और भारत में ऐसा हुआ, 1975 में भी ऐसा हुआ जब भारत में आपातकाल लागू किया गया। तो तानाशाही प्रवृत्ति, चाहे वो राष्ट्रपति शासन प्रणाली हो चाहे संसदीय शासन प्रणाली हो, दोनों में ही आ सकती है। ये निर्भर करता है कि परिस्थितियां कैसी हैं, सरकार की ताकत क्या है, संसद की ताकत क्या है, इस पर यह डिपेंड करता है कि ये सरकार किस प्रकार काम कर सकती है। चलिए अब नेक्स्ट लिखते हैं, दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता, दोहरी सदस्यता यानी यहां पर ड्यूल मेंबरशिप की बात। मंत्री परिषद, नोट कीजिएगा, मंत्री परिषद के सदस्य, मंत्री परिषद के सदस्य विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। मंत्री परिषद के सदस्य विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। क्योंकि कार्यपालिका का सदस्य होने के लिए, क्योंकि कार्यपालिका का सदस्य होने के लिए विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य है। कार्यपालिका का सदस्य होने के लिए विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य है। अब इसको सबसे पहले राष्ट्रपति प्रणाली, और संसदीय प्रणाली। राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति भी होंगे और संसद भी होगा। राष्ट्रपति भी होंगे और संसद भी होगा। जैसा कि अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे देश की जनता द्वारा होता है और संसद के सदस्य का भी निर्वाचन देश की जनता द्वारा होता है। डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी और डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं प्रेसिडेंट भी। प्रेसिडेंट और इनके मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। यही व्यवस्था यहां भी है, यहां पर यही व्यवस्था यहां भी है, यानी राष्ट्रपति और संसद, ये संसद दोनों जगह है। यहां भी संसद है, राष्ट्रपति है, यहां भी संसद है और राष्ट्रपति है। यहां राष्ट्रपति जब निर्वाचित होते हैं तो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार वो किसी को भी मंत्री बना सकते हैं, मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। अब संसद का सदस्य होना जरूरी नहीं है, संसद का सदस्य वो रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी मर्जी से अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, अपनी मर्जी से मंत्रिमंडल चुन लेते हैं और उसके साथ ये काम करते हैं। यानी राष्ट्रपति प्राइम हो जाते हैं यहां पर और मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो एडवाइजरी के तौर पे होते हैं, यानी उनको सलाह दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के टीम में जो अन्य लोग होते हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते। बात आ गई समझ में? संसद का सदस्य नहीं होते। लेकिन भारत में
अगर मंत्रिमंडल बनता है, अगर भारत में मंत्रिमंडल बनता है तो राष्ट्रपति इस मंत्रिमंडल को नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति इस मंत्रिमंडल को नियुक्त करते हैं। लेकिन इस मंत्रिमंडल में वही होंगे जो इसके सदस्य होंगे, या तो लोकसभा से हो या राज्यसभा से। लेकिन यहां मंत्रिमंडल का सदस्य बनने के लिए, मंत्रिमंडल का यानी मंत्री नियुक्त होने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है, अनिवार्य है। तो दोहरी सदस्यता हो गई। यहां पर क्या हो गया, ड्यूल मेंबरशिप हो गया। यानी मंत्री एक इस मंत्रिमंडल का जो सदस्य है वो मंत्रिमंडल का भी मेंबर होता है और संसद का भी मेंबर होता है। तो स्वाभाविक है कि ये संसद का मेंबर है तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार तो होगा ही ना। लेकिन यहां पर क्या मंत्रिमंडल का सदस्य संसद का सदस्य ही नहीं है, राष्ट्रपति संसद का सदस्य ही नहीं है, तो भला उसके प्रति जिम्मेदार कहां से होगा? जिम्मेदारी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन यहां पर राष्ट्रपति इस मंत्रिमंडल का गठन करते हैं और इस मंत्रिमंडल में वही होंगे जो संसद के सदस्य। कोई सदस्य न रहते हुए सिर्फ 6 महीने तक के लिए मंत्री हो सकता है, सिर्फ 6 महीने के लिए। अगर कोई सदस्य नहीं है तो सिर्फ 6 महीने के लिए मंत्री हो सकता है, और 6 महीने के पहले उसे किसी न किसी सदन का सदस्य होना पड़ता है। अगर वो सदस्य नहीं बनता है तो 6 महीने के बाद स्वतः अपने पद से अलग हो जाएगा, वो हटाने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप अलग हो जाएगा। ये हमारे यहाँ व्यवस्था 6 महीने की मोहलत दी गई है कि अगर आप मंत्री नियुक्त हो गए, तो एटलीस्ट 6 महीने तक आप मंत्री रह सकते हैं। 6 महीने के पहले आपको सदस्य बनना होगा। इंग्लैंड में जो व्यवस्था है वहां भी संसदीय शासन प्रणाली है, इंग्लैंड में भी संसदीय शासन प्रणाली है, उसी शासन प्रणाली को हमने अपनाया भी है। इंग्लैंड में एक व्यवस्था यह है कि बिना संसद का सदस्य बने आप एक दिन भी मंत्री नहीं रह सकते। बिना संसद का सदस्य बने आप एक दिन क्या मंत्री नियुक्त ही नहीं हो सकते हैं। मंत्री नियुक्त होने से पहले आपको संसद का सदस्य बनना होगा। यह इंग्लैंड की व्यवस्था है। लेकिन भारत में 6 महीने की अनुमति है। 6 महीना के पहले आपको किसी न किसी सदन का सदस्य बनना होगा। क्या? बोलिए। सारी सुविधाएं मिलेंगी। कौन जयप्रकाश बोल रहे हो क्या तुम? हेलो। हाँ जयप्रकाश, ये आपको बात मैं कई बार बता चुका हूँ, क्लास में भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, वेतन, गाड़ी, नौकर, हर चीज मिलेगा। किसी भी सुविधा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। क्या हमेशा पूछता है? अगला टारगेट मंत्री बनने का ही होता है। ठीक है, तो यानी 6 महीने तक वो मंत्री हो सकता है। लेकिन यही व्यवस्था इंग्लैंड में, मंत्री बनने से पहले आपको संसद का सदस्य बनना होगा। संसद का सदस्य बनने के बाद ही आप मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और यहां तो कभी जरूरत नहीं है, अमेरिका में तो कभी जरूरत ही नहीं है कि मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है, या बनने के बाद आपको घर का भी काम निपटा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय विधायिका यानी 2 सदन होते हैं। चलिए नोट कीजिएगा, संसदीय प्रणाली वाले देशों में, संसदीय प्रणाली वाले देशों में
द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली वाले देशों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था को अपनाया गया है या अपनाया जाता है। संसदीय प्रणाली वाले देशों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था को अपनाया जाता है। जैसे भारत में लोकसभा, अभी कौन आया, लोकसभा और राज्यसभा, हालांकि यह व्यवस्था राष्ट्रपति प्रणाली में भी है, वहां भी ड्यूल हाउस है, 2 सदन है, सीनेट है, कांग्रेस। भारत में भी राज्यसभा और ये लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि होते हैं, और राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। ये फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी ऐसा नहीं कि स्टेट बिल्कुल अलग है। स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली में बैठे हुए हैं, राज्यसभा में बैठे हुए हैं। यानी इससे इसका यह है कि अगर कोई कानून बनता है और वो लोकसभा से भी शुरू हो सकता है, कानून बनने की प्रक्रिया विधेयक के रूप में कानून लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। अगर कानून बनने की प्रक्रिया दोनों में से कहीं से भी शुरू हो, अगर लोकसभा में शुरू होगी तो राज्यसभा में जाएगी, अगर राज्यसभा में शुरू होगी तो लोकसभा में आएगी, और इसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है। यानी देश के अंदर कोई भी कानून बनता है तो एक तरह से राज्यसभा के माध्यम से उसे राज्यों की भी सहमति होती है, उसमें राज्यों की भी सहमति होती है। कोई राज्य ये कहे कि कोई भी राज्य ऐसा नहीं कह सकता है कि हमारी सहमति से कानून नहीं बनाया गया या हमसे नहीं पूछा गया। पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपके प्रतिनिधि दिल्ली में बैठे हुए हैं, राज्यसभा में बैठे हुए हैं, और जब कानून ये बना तो राज्यसभा की भी सहमति थी, उसके बाद ही तो ये राष्ट्रपति के पास गया। तो अगर कोई राज्य कहे कि इस कानून बनाने में हमसे सहमति नहीं ली गई, ये उचित नहीं है। कि राज्यसभा में कौन है? राज्यसभा में तो आपके ही प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमसे पूछा ही नहीं गया, हमारी कुछ सुनी ही नहीं गई और कानून बना दिया गया? ये उचित नहीं है। सरकार ने अपने स्तर से तो कोई कानून नहीं बनाया, मंत्रिमंडल के फैसले से तो कोई कानून नहीं बना है, ये तो संसद के फैसले से कानून बना है, राष्ट्रपति की अनुमति से ये कानून बना है। तो फिर उसमें राज्य ये कहे कि हमसे नहीं पूछा गया, ये तो गलत है। आपसे पूछा गया था, क्योंकि राज्यसभा में कौन बैठा हुआ है? आप ही के लोग बैठे हुए हैं। तो ये कहना कि हमसे नहीं पूछा जाता और केंद्र कानून बना देता है, ये सरासर गलत है, क्योंकि राज्यसभा की अनुमति के बिना संभव ही नहीं है। तो ये द्विसदनीय विधायिका, और इसलिए भी इससे क्या होता है कि हमारा संघीय ढांचा भी मजबूत होता है, संघीय ढांचा भी हमारा मजबूत होता है। हर फैसले में राज्यों की भी सहमति होती, हर फैसले में राज्यों की भी सहमति होती है। और कुछ संशोधन तो ऐसे हैं कि संसद अगर वो संविधान संशोधन करता है और कम से कम आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए, तभी वो संशोधन लागू होता है। तो संविधान के संशोधन में भी एक तरह से हर संशोधन में ये राज्यों की सहमति होती है, क्योंकि राज्यसभा में उन्हीं के लोग तो बैठे हुए हैं, और इसीलिए तो बनाया गया है राज्यसभा का गठन भी इसीलिए किया गया है कि हर फैसले में राज्य की भी भागीदारी हो।
और केंद्र मनमाने तरीके से कोई भी निर्णय न ले। लेकिन उसके बाद भी समस्या उत्पन्न हो ही जाती है। चलिए अब आगे लिखते हैं। स्वतंत्र लोक सेवा, नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र लोक सेवा। स्वतंत्र लोक सेवा यानी इंडिपेंडेंट पब्लिक सर्विस, लोक सेवा। स्वतंत्र लोक सेवा, इसे नोट कर लीजिए। संसदीय प्रणाली वाले, ये संसदीय प्रणाली में मेधा आधारित चयन प्रक्रिया के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट, मेधा आधारित, मेरिट, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मेधा आधारित चयन प्रक्रिया के आधार पर लोक सेवकों की अस्थायी नियुक्ति की जाती है। लोक सेवकों की अस्थायी नियुक्ति की जाती है। अब ये जैसे सर्विस, ब्यूरोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेसी होती है। जैसे ये अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, केंद्रीय सेवा, राज्य सेवा, राज्य सेवा। और ये इन दोनों को कंडक्ट करने के लिए, यानी हमारे यहाँ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, जो ऑफिसर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। एक पैटर्न है, उसी पैटर्न पे परीक्षा ली जाती है। परीक्षा के कई चरण होते हैं, कई फेजेस हैं, कई फेजेस में ये परीक्षा ली जाती है। उसके बाद उनको अपॉइंट किया जाता है, यानी हर तरह से उनकी जांच की जाती है और उसके बाद उन्हें अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो जैसे ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस के लिए क्या बनाया गया है? यूपीएससी। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कौन पूरा करता है? यूपीएससी करता है। स्टेट सर्विस के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। हर स्टेट का अपना अपना पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये राज्य सेवा में यानी स्टेट सर्विस में काम करने वाले अधिकारियों की का ये चयन करता है। ऑल इंडिया सर्विस में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तीन सर्विस को ये ऑल इंडिया सर्विस बनाया गया है। जब 1919 का अधिनियम आया था ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय, 1919 का अधिनियम आया था, उस समय 9 ऑल इंडिया सर्विस थी। उस समय 9 ऑल इंडिया सर्विस थी, लेकिन देश की स्वतंत्रता के बाद 2 ही ऑल इंडिया सर्विस बनाया गया। 1966 में आईएफएस को भी ऑल इंडिया सर्विस बना दिया और नए पोस्ट के क्रिएशंस का एक्सक्लूसिव राइट राज्यसभा के पास है। लोकसभा नए पोस्ट को क्रिएट नहीं कर सकता है। तो ये 3 सेवाएं, काफी कठिन परीक्षा होती है, इसके लिए काफी कठिन परीक्षा होती है। इसी परीक्षा की तैयारी के लिए आप आए।
तो और 3 स्तर की परीक्षा होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। 2 रिटन एग्जाम है और एक ओरल एग्जाम, पीटी और मेंस रिटन और एक ओरल एग्जाम। उसके बाद अपॉइंट किया जाता है। फिर वो लोग जो सेंट्रल के लिए काम करते हैं, ये संसदीय शासन प्रणाली में एक स्वतंत्र नौकरशाही, और ये पूरा मिलकर क्या बनता है, ब्यूरोक्रेसी। ये क्या बनता है पूरा मिलकर, ब्यूरोक्रेसी, यानी नौकरशाही व्यवस्था। संसद कानून बनाए, अगर ये सिस्टम ना हो तो वो कानून इंप्लीमेंट होगा? संसद बेहतर से बेहतर कानून बना दे, संसद बेहतर से बेहतर कानून बना दे, अगर ये सिस्टम करप्ट होगा तो क्या होगा, वो बेकार है। अगर कानून में कमियां भी, थोड़ी कमियां भी होंगी, लेकिन अगर ये सिस्टम, पूरा जो आपका सिस्टम है, अगर ये अच्छा होगा तो थोड़ी बहुत कमी वाला कानून भी बेहतर साबित होगा। तो इसलिए ये आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है और पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक विशेषता है। और ये, इसे स्वतंत्र लोक सेवा, ये किसी दबाव में काम नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री किसी को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकते हैं, प्रधानमंत्री किसी को गिरफ्तार करने का आदेश देंगे? नहीं, क्यों नहीं दे सकते? वो तो प्रधानमंत्री हैं, दे सकते हैं। स्टेट का मुख्यमंत्री है, किसी को भी अरे गिरफ्तार करने का आदेश दे सकते हैं। दे सकते हैं, प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं देंगे? सारी शक्तियां उनके पास है, दे सकते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री किसी को कहें कि इनको अरेस्ट किया जाए? नहीं, नहीं तो अगर अगर मान लें कि किसी को अरेस्ट ही करना हो तो मुख्यमंत्री कह सकते हैं नहीं कि इनको अरेस्ट कीजिए। अब पुलिस वाले उनकी बात नहीं मानेंगे? मानेंगे, मानना पड़ेगा, लॉ है, यह मजबूरी है कि प्रधान मुख्यमंत्री है इसलिए बात माननी पड़ेगी उनकी। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी को गिरफ्तार करने का आदेश नहीं दे सकते। गिरफ्तार करने का आदेश कोर्ट के द्वारा है। अरेस्ट वारंट कहां से मिलता है? कोर्ट के द्वारा। पुलिस शक के आधार पर किसी को कस्टडी में ले सकती है, कस्टडी में ले सकती है। मुख्यमंत्री के पास कोई पावर नहीं है किसी को गिरफ्तार करने के लिए आदेश दे सकते हैं, क्योंकि वो कानून में ही नहीं है। मुख्यमंत्री इज नॉट ऑफिसर, मुख्यमंत्री इज नॉट ए कोर्ट, मुख्यमंत्री इज नॉट लॉ, ये पुलिस। मुख्यमंत्री इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अलग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनी हुई है। मुख्यमंत्री किसी को सजा नहीं दे सकते हैं कि इनको गोली मार दिया जाए, मुख्यमंत्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है। ये किसी को फांसी नहीं दे सकते हैं कि इसको फांसी दे दीजिए, ये काम किसका है? कोर्ट का है। ये कोर्ट तय करेगा ये दोषी है या नहीं है। ये भी मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं है, और ना ही प्रधानमंत्री का, और ना ही राष्ट्रपति का, कुछ भी नहीं। क्षमा, क्षमा या के का अधिकार है, किसी को दोषी ठहराने का अधिकार नहीं है। नहीं कर सकते हैं। तो ये सोचिए कि यानी ये एक स्वतंत्र नौकरशाही व्यवस्था, पब्लिक सर्विस, ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है, क्योंकि यहां पर सब कुछ तय है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है, पुलिस का कर्तव्य क्या है, न्यायपालिका का कर्तव्य क्या है, एक एक अधिकारी का कर्तव्य क्या है। इसलिए अगर ये योग्य नहीं होंगे तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, पूरा सिस्टम ध्वस्त हो सकता है। इसीलिए इनका योग्य होना जरूरी है। और इसीलिए इतनी कठिन परीक्षा, इतनी यूपीएससी हो चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस में, दोनों एक कठिन परीक्षा ली जाती है। 3 चरण की परीक्षा के बाद किसी को भी लोक सेवक के रूप में नियुक्त किया जाता है, पब्लिक सर्विस में उसको लाया जाता है ताकि एक बेहतर परफॉर्म कर सके। अब इसके बाद लिखिए गोपनीयता, सेक्रेसी, गोपनीयता। अरे गोपनीयता,
संसदीय शासन, इसको नोट कीजिएगा, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्यों को, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्यों को कार्यवाहियों, कार्यकारी बैठकों, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्यों को कार्यवाहियों, कार्यकारी बैठकों, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्यों को कार्यवाहियों, यानी कार्रवाइयां जो होती हैं, कार्यकारी बैठकों, नीति निर्माण आदि मुद्दों पर गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करता है। कभी भी सरकार बनती है, ये राज्यों में भी सरकार बनती है या फिर केंद्र में सरकार बनती है, तो प्रधानमंत्री को अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। यह शपथ संविधान के प्रति होता है। वो क्या लेते हैं? संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं, हर हाल में संविधान को फॉलो करने की शपथ लेते हैं। एक तो शपथ ये, और आप देखें, आपने देखा होगा या कभी गौर किया होगा तो उनके शपथ का दो हिस्सा होता है। पहला हिस्सा संविधान के प्रति शपथ लेना और दूसरा हिस्सा अपने पद के प्रति शपथ लेना। तो ये ओथ जो होती है वो उनके कर्तव्यों से जुड़ी हुई होती है, और जब भी कोई कार्य ऐसा करते हैं तो उनके ओथ हमेशा उन्हें याद रहने चाहिए कि हमने मंत्री नियुक्त होने के बाद शपथ क्या ली। संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगे, संविधान के अनुसार कार्य करेंगे और मंत्री के पद पर रहते हुए गोपनीयता का भी ख्याल रखेंगे। आप मंत्री हैं, आपके पास हर तरह की खबर आएगी क्योंकि आप ऑथोराइज सोर्स से, ऑथोराइज पर्सन हैं। जितनी भी आपकी देश की एजेंसियां हैं वो सब मंत्री को रिपोर्ट करेंगे, और आपके द्वारा अगर ऐसी कोई खबर लीक की जाती है जिससे देश की एकता और अखंडता प्रभावित होती है, आपकी खबर, आपके द्वारा खबर लीक होने की वजह से अगर देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है तो ये अपने पद और संविधान दोनों के प्रति गद्दारी होगी। पुलिस में भर्ती होने के उपरांत भी शपथ ली जाती है, अधिकारियों को भी शपथ दिलाई जाती है। बिहार के मुख्यमंत्री प्रतिवर्ष शराब न पीने की शपथ दिलवाते हैं अपने अधिकारियों से, शिक्षकों से, सबको। आज के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि अब शिक्षकों को एक और जिम्मेदारी दे दी गई। गांव में अगर कहीं शराब बन रही हो तो इसकी भी सूचना शिक्षक देंगे। गांव में कहीं अगर शराब पी जा रही हो तो इसकी भी सूचना शिक्षक देंगे। शिक्षा का राष्ट्र निर्माण के साथ साथ समाज निर्माण का भी काम सौंप दिया गया। तो ये जिम्मेदारी है। अधिकारियों को भी अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है, मंत्रियों, राष्ट्रपति को भी अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है, और इसके साथ साथ अपने कार्य की गोपनीयता। अगर आप प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल होते हैं, आप उन खबरों को बाहर नहीं बता सकते क्योंकि आपने शपथ ली है। तो गोपनीयता के सिद्धांत को भी मानना पड़ता है, इस सिद्धांत का भी पालन करना पड़ता है, ये क्योंकि आपने उस
पद के प्रति शपथ ली। नेक्स्ट लिखते हैं। अब इसके बाद है, ये तो इसकी विशेषताएं हैं, ये हमारे संविधान, ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। मैंने पहले भी कहा था कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली में अगर विशेषताएं हैं तो कमियां भी हैं। इसी प्रकार संसदीय शासन प्रणाली में भी अगर विशेषताएं हैं तो कमियां भी हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली की कमियां, संसदीय शासन प्रणाली की कमियां, यानी मेरिट्स, डिमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या डिमेरिट्स है इसमें? तो सबसे पहला अस्थायित्व, अस्थायित्व यानी इनएस्टेबिलिटी। इस शासन प्रणाली की जो सबसे बड़ी कमी है वह है इनएस्टेबिलिटी। हालांकि इस सिस्टम में भी सरकार का कार्यकाल निश्चित होता है, जैसे इस सिस्टम में भी सरकार का कार्यकाल 5 साल के लिए है। 5 साल तक कोई भी सरकार काम करती है, लेकिन वो तब तक सरकार में रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अभी जो वर्तमान में सरकार काम कर रही है, राज्यसभा में उसको बहुमत नहीं है, लेकिन लोकसभा में है। तो सरकार में बने रहने के लिए लोकसभा में बहुमत होना, क्या? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, क्या हो रहा है कभी कभी? हेलो, किसी को आवाज नहीं मिल रही है? अरे तो मेरी आवाज कैसे पहुंच रही है? आप रिप्लाई कर रहे हैं आप। आज सही नहीं आ रही है, ठीक से नहीं आ रही है आवाज ना, ये हो सकता है। हाँ, कहाँ से रही? हेलो 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 में क्या कटेगा? छोटा। हेलो, आवाज आ रही है अब? ठीक, चलिए ठीक है। तो ये लोकसभा का यानी सरकार तब तक रह सकती है जब तक लोकसभा का विश्वास उसे, सरकार तब तक रह सकती है जब तक लोकसभा का विश्वास उसे प्राप्त है। तो और लोकसभा का विश्वास रहेगा, सरकार भी रहेगी। अब इसके बारे में लिख लेते हैं कि आखिरकार ऐसा अस्थायित्व, अस्थायित्व यानी इनएस्टेबिलिटी, ये इस शासन में, नोट कीजिए, इस शासन में सरकार का कार्यकाल तो निश्चित होता है। इस शासन में सरकार का कार्यकाल तो निश्चित होता है, परंतु परंतु वह तभी तक कार्य कर सकती है लंबा 1.5-2 घंटे का क्लास होता है। यूट्यूब पर देख ले।
मैं बोल ही नहीं रहा हूं, अभी आवाज नहीं जा रही होगी। सरकार का कार्यकाल तो निश्चित होता है, परंतु वह तभी तक कार्य कर पाती है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। वह तभी तक कार्य कर पाती है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। अर्थात यदि लोकसभा में विश्वास प्राप्त है, यानी जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है, अर्थात यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास खो देती है, यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास खो देती है, तो उसे सामूहिक रूप से त्याग देना होगा, त्याग पत्र देना होगा। सामूहिक रूप से उसे त्याग पत्र देना होगा। यानी जब भारत में कार्यकाल 5 साल है, लेकिन इसके पहले भी सरकार को गिरते आपने देखा होगा। कई बार ऐसा हुआ है कि भारत में सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। तो ये कोई भी सरकार तब तक अस्तित्व में रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास हासिल होता है। अगर लोकसभा में अपना विश्वास खो देती है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है, यानी सरकार का पतन हो जाता है, सरकार गिर जाती है। यानी जबकि राष्ट्रपति शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, तो स्वाभाविक है कि जहां पर स्थिरता होती है, स्टेबिलिटी होती है कि वहां राष्ट्रपति अपनी कार्यकाल पूरा करेंगे, तो वहां पॉलिसी में भी स्टेबिलिटी होती है। यानी उनके द्वारा लाई गई पॉलिसी एटलीस्ट उस समय तक तो रहेगी जब तक वो रहेंगे। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में अगर कोई सरकार पॉलिसी लेकर आती है तो उसके गिरने के बाद, उसके सरकार के पतन के बाद वो पॉलिसी भी बदल दी जाती है। अगर अगली बार कोई अलग विचारधारा की सरकार आ जाती है तो उसकी पॉलिसी अलग होती है। अगर पॉलिसी में अस्थायित्व तो नहीं होगी तो पॉलिसी का परिणाम भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सरकार में अस्थायित्व होना जरूरी है। और जब सरकार गठबंधन की होती है, सरकार जब अलायंस से बनती है, कई दलों के मिलने से बनती है, तो वैसी स्थिति में सरकार अधिक अस्थिर होती है, क्योंकि कभी भी आपस में मतभेद होने से अगर कोई भी एक दल समर्थन वापस ले लेता है सरकार से, तो सरकार अल्पमत में आ जाती है, माइनॉरिटीज में आ जाती है, और उस स्थिति में वो लोकसभा का विश्वास खो देती है और उसका पतन हो जाता है। इसलिए देश के विकास के लिए, नीतियों के अच्छे परिणाम के लिए, नीतियों को लंबे समय तक लागू होना जरूरी है, और इसके लिए सरकार का अस्थायी होना जरूरी है। जब तक सरकार अस्थायी नहीं होगी तब तक नीतियों में भी अस्थायित्व नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में विकास कार्य प्रभावित होंगे। सामाजिक प्रगति, राजनीतिक प्रगति, आर्थिक प्रगति अवरुद्ध होगा, इसमें समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली की एक कमी है, और हमने इसे महसूस भी किया है। भारत ने इसे महसूस भी किया है।
चाहे राज्यों में भी सरकारें गिरती हैं और केंद्र में भी सरकारें गिरती रही हैं। दूसरा दोष लिखिए, नीतिगत निरंतरता का अभाव। नीतिगत निरंतरता का अभाव। निरंतरता नीतिगत निरंतरता का अभाव। वही बात जो मैंने पहले बताई कि पॉलिसी में कंटिन्यूटी नहीं होती है, पॉलिसी ब्रेक हो जाती है। सरकार गई, पॉलिसी गई, इससे देश का विकास बाधित होता है। अब इसे नोट कर लीजिए, संसदीय शासन व्यवस्था में शासन की प्रकृति अस्थायी होती है। शासन की प्रकृति संसदीय शासन व्यवस्था में शासन की प्रकृति संसदीय शासन व्यवस्था में शासन की प्रकृति अस्थायी होती है। परिणाम स्वरूप नीतियों में निरंतरता का अभाव होता है। नीतियों में निरंतरता का अभाव होता है। नीतियों में निरंतरता का अभाव रहता है, क्योंकि सरकार इनस्टेबल अगर होती है तो पॉलिसी भी इनस्टेबल होती है। नई सरकार आएगी, अलग नीति होगी। पुरानी सरकार की नीति अलग थी, नई सरकार की नीति अलग होगी। नीतियां अगर इस तरह बदलती रहेंगी तो कोई भी नीति सफल नहीं हो सकती है, उसके अच्छे परिणाम सामने नहीं आएंगे। अगर लॉन्ग टर्म्स की कोई प्लानिंग हो और नई सरकार आती है, उस प्लान को ही बदल देती है, तो स्वाभाविक है कि उस प्लान का रिजल्ट हमारे सामने नहीं आएंगे, परिणाम सामने नहीं आएंगे। और इससे क्या होगा? देश का विकास इंटरप्ट होगा, देश का विकास बाधित होगा, समाज का विकास बाधित होगा, देश का आर्थिक विकास बाधित होगा, राजनीतिक विकास बाधित होगा। तो इसलिए नीतियों में स्टेबिलिटी यानी पॉलिसी में स्टेबिलिटी होनी जरूरी है नीतियों को सफल होने के लिए। नीतियों को सफल होने के लिए, नीतियों के पॉलिसी सक्सेस के लिए अस्थायित्व जरूरी होता है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में नीतिगत निरंतरता यानी पॉलिसी की कंटिन्यूटी हमेशा प्रभावित होती है। नेक्स्ट लिखते हैं, शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन। शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन। यानी क्लियरली पावर डिवाइड नहीं होता है। संसदीय शासन प्रणाली में ये कमियां देखी जाती हैं, क्लियरली पावर डिवाइड नहीं होता है कि केंद्र की शक्ति, राज्य की शक्ति, या फिर विधायिका की शक्ति क्या है, कार्यपालिका की शक्ति क्या है, या फिर न्यायपालिका। अक्सर आप देखेंगे कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव होता रहता है। आखिरकार जब शक्तियां अगर स्पष्ट विभाजित हो, हमें पता हो कि हमारा क्षेत्राधिकार क्या है, उसका क्षेत्राधिकार क्या है, और हमें अपने क्षेत्राधिकार में रहकर कार्य करना है, उसे अपने क्षेत्राधिकार में रहकर कार्य करना है, लेकिन इसके बावजूद संसदीय शासन प्रणाली में इस तरह के टकराव होते रहते हैं। इट मींस कार्यपालिका अगर न्यायपालिका में हस्तक्षेप करेगी तो टकराव होगा। विधायिका और कार्यपालिका में टकराव हो सकता है। अगर विधायिका और कार्यपालिका में टकराव हो तो कोई भी कानून नहीं बन पाएगा, कोई भी नीतियां लागू नहीं हो पाएंगी। और ये
क्लियरली डिवाइड नहीं होता है शक्तियां। नतीजा ये होता है कि विधायिका कार्यपालिका के काम से संतुष्ट नहीं है, तो ये दोनों के काम से न्यायपालिका संतुष्ट नहीं है, तो कभी कभी न्यायपालिका इनका काम करने लगती है। तो न्यायपालिका ही अगर कार्यपालिका का काम करेगी तो न्यायपालिका क्या करेगी, ये कार्यपालिका क्या करेगी। और अगर कार्यपालिका ही न्यायपालिका का काम करने लगे तो फिर न्यायपालिका क्या करेगी। ऐसी स्थिति में टकराव उत्पन्न होता है, और जब टकराव होता है तो इसका प्रभाव किस पे पड़ता है, तंत्र पर, सिस्टम पर। हमारा सिस्टम कोलैप्स होने लगता है, और जिस सिस्टम्स के जरिए पूरी व्यवस्था को हम बनाए रखते हैं, वो व्यवस्था ही बिखरने लगती है। अगर कंट्रोलिंग पावर अगर लूज हो तो नीचे शक्तियां क्या होंगी, जिम्मेदारियां घटने लगेंगी, जिम्मेदारियां लोग पूरी नहीं करेंगे। नतीजा ये होगा कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर देगा। और ये संसदीय शासन प्रणाली में ये कमियां हमें देखने को मिलती हैं कि शक्तियों के स्पष्ट विभाजन नहीं होने के कारण सब एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं, और इस हस्तक्षेप के कारण अव्यवस्था उत्पन्न होती है, संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है। ये कमियां हमें इस शासन प्रणाली में दिखाई पड़ती हैं। अब इसके बाद अकुशल व्यक्तियों द्वारा शासन। अकुशल व्यक्तियों द्वारा अकुशल स्किल्ड। संसदीय शासन प्रणाली में स्किल्ड का कोई मतलब नहीं होता है, अनपढ़ भी मंत्री बनते हैं। जबकि राष्ट्रपति शासन प्रणाली में क्या होता है कि राष्ट्रपति योग्य व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करते हैं, उनकी योग्यता के आधार पर वो मंत्री नियुक्त करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली में योग्यता नहीं, जाति, दल, धर्म, समुदाय के आधार पर मंत्री नियुक्त होते हैं, क्षेत्र के आधार पर मंत्री नियुक्त होते हैं कि इस जाति के लोग, इस जाति का कोई प्रतिनिधि मंत्री नहीं है तो उनको मंत्रिमंडल में लाया जाए। जबकि अमेरिका में या राष्ट्रपति शासन प्रणाली में योग्यता के आधार पर अगर खेल मंत्री है तो खिलाड़ी को ही बनाया जाएगा जिसे खेल के बारे में पता हो। अगर लॉ मिनिस्टर है तो लॉ से संबंधित, वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था से संबंधित। लेकिन भारत में खिलाड़ी को कानून मंत्री बना दिया जाता है, कानून को आईटी मंत्री बना दिया जाता है, जिसके बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि यहां योग्यता के आधार पर मंत्रिमंडल का गठन नहीं होता है। तो स्वाभाविक है कि अकुशल व्यक्तियों द्वारा शासन होता है, और ये क्या करेंगे, यही शासक होते हैं, यही मंत्री काम करेंगे ना, तो यही मंत्री शासक होते हैं तो, और अनस्किल्ड होते हैं, उन्हें अपने क्षेत्र के बारे में ज्ञान नहीं होता है, कोई नॉलेज नहीं होता है, तो इसका तो शासन पर प्रभाव होगा ही। और उनकी अयोग्यता का, उनके अशिक्षित होने का रिफ्लेक्शन हमें एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाई पड़ता है, हमें पॉलिसी में दिखाई पड़ता है। यह संसदीय शासन प्रणाली की एक बहुत बड़ी कमी है। यानी जनप्रतिनिधियों के लिए भी अब शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तय होना चाहिए, उन्हें भी एक निश्चित योग्यता होनी चाहिए। वही सांसद हो सकते हैं जो इनके पास एक निश्चित योग्यता है। अभी तक भारत में इसकी व्यवस्था नहीं की गई है, होनी चाहिए। तो अकुशल व्यक्ति, और अगर ये व्यवस्था नहीं होगी तो इसी प्रकार के अनस्किल्ड पर्सन शासन करते रहेंगे, पढ़े लिखे लोगों पर अनपढ़ शासन करते रहेंगे। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक बुरे लोग अच्छे लोगों पर शासन करते रहेंगे, और आम लोगों की दिलचस्पी राजनीति में बहुत कम होती है। डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बनना चाहेंगे, नहीं बनना चाहेंगे तो मंत्री नहीं बनना चाहते, नेता नहीं बनना चाहते,
नेता वही बनता है जो हर जगह से असफल हो जाता है। तो बुरे लोग यानी अकुशल, बुरे नहीं अकुशल, अनस्किल्ड पर्सन से हमारा शासन प्रभावित होता है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी राजनीति में नहीं आना चाहती है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजर बनना चाहती है, लेकिन राजनीति में नहीं आना चाहती। और जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे नहीं, तब तक बुरे लोग, अकुशल लोग जाएंगे नहीं और शासन करते रहेंगे, और हम दूर बैठकर बस देखते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, गठबंधन की राजनीति। गठबंधन की क्या, अच्छा ये अकुशल, अकुशल का इसको डिस्क्राइब नहीं किया मैंने, लिखवाया नहीं है। हाँ वो तो ये ठीक है, लिखिए अकुशल संसदीय शासन व्यवस्था में, अकुशल व्यक्तियों द्वारा शासन, संसदीय शासन व्यवस्था में संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य, संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य लोकप्रियता, धन, संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य, माइक ऑफ कर लीजिएगा, लोकप्रियता, धन, बाहुबल के आधार पर चुन लिए जाते हैं, धन बाहुबल के आधार पर चुन लिए जाते हैं। उनके पास विशेष ज्ञान का अभाव होता है, उनके पास विशेष ज्ञान का अभाव होता है। ये संसदीय शासन प्रणाली में आप देखेंगे कोई नेता बहुत लोकप्रिय है, भले योग्य नहीं हो, लेकिन वो निर्वाचित हो जाता है, धन के बल पर निर्वाचित हो जाते हैं, बाहुबल के ये बल पर निर्वाचित हो जाते हैं, उनमें कोई योग्यता हो या ना हो, लेकिन अगर ये उनके पास है तो वो इलेक्ट हो जाते हैं। और जब वो संसद में बैठेंगे तो स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव नीतियों पर पड़ेगा। नेक्स्ट लिखते हैं, गठबंधन की राजनीति। गठबंधन की राजनीति संसदीय शासन प्रणाली में गठबंधन की राजनीति, तो लिखिए संसदीय शासन व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था अस्थिर गठबंधन सरकारों का निर्माण करता। संसदीय शासन व्यवस्था अस्थिर अस्थिर सरकारों का निर्माण किया है। अस्थिर गठबंधन सरकारों का निर्माण किया है। इसने सरकारों को सुशासन की व्यवस्था के बजाय, इसने सरकारों को सुशासन की व्यवस्था के बजाय सत्ता में बने रहने पर अधिक ध्यान देने के लिए बाध्य किया है।
सरकार इसने सरकारों को सुशासन की व्यवस्था करने के बजाय सत्ता में बने रहने पर अधिक ध्यान देने के लिए बाध्य किया है। सत्ता में बने रहने पर अधिक ध्यान देने के लिए बाध्य किया है। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था में कई बार राजनीतिक दल चुनाव के दौरान एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, एक दूसरे की आलोचना करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है तो कई विरोधी दल आपस में मिल जाते हैं, आपस में मिलकर एक फ्रंट बना लेते हैं और वो सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं, जबकि चुनाव के पहले एक दूसरे की आलोचना करते थे। लेकिन सत्ता में आने के लिए किसी के साथ भी गठबंधन कर लेते हैं और सत्ता में आ जाते हैं। सत्ता में आने के बाद सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह के उपाय करते हैं। स्वाभाविक है कि गठबंधन की राजनीति में दलों के इच्छाओं को पूरा करने के लिए कई बार राष्ट्रीय हित भी प्रभावित होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को भी सैक्रिफाइस कर दिया जाता है ताकि हम सत्ता में बने रहें। तो सत्ता में बने रहना उनकी प्रायोरिटी हो गई, सत्ता में टिके रहना उनकी प्रायोरिटी हो गई और गुड गवर्नेंस सेकेंडरी हो गया। गुड गवर्नेंस सेकेंडरी हो जाता है। वैसी स्थिति में स्वाभाविक है कि देश का विकास अवरुद्ध होगा, राजनीतिक विकास अवरुद्ध होगा। जो मतदाता हैं वो अनैतिक कार्यों से प्रभावित होंगे, उनका मतदान प्रभावित होगा और ये गठबंधन की राजनीति के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि गठबंधन के दलों का ख्याल रखा जाने लगा। नतीजा ये हुआ कि इससे विकास प्रभावित हुआ और ये संसदीय शासन प्रणाली में गठबंधन की राजनीति से यह समस्या उत्पन्न हुई। लास्ट पॉइंट लिखते हैं, वह है राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति का अपराधीकरण, यानी ये संसदीय शासन प्रणाली में राजनीति का अपराधीकरण कैसे हुआ। राजनीतिज्ञों ने चुनाव जीतने के लिए किस प्रकार अपराधियों का साथ लिया, अपराधियों के सहयोग से चुनाव जीतने लगे। तो इनके माध्यम से या इन अनैतिक कार्यों से राजनीति का अपराधीकरण हुआ। चलिए इसको लिखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली में अपराधी प्रवृत्ति के लोग, संसदीय शासन प्रणाली में अपराधी प्रवृत्ति के लोग धन बल और बाहुबल का प्रयोग कर, संसदीय शासन प्रणाली में अपराधी प्रवृत्ति के लोग धन बल और बाहुबल का प्रयोग कर कार्यपालिका का हिस्सा बन जाते हैं। धन बल और बाहुबल का प्रयोग कर कार्यपालिका का हिस्सा बन जाते हैं। ये राजनीति के लिए उचित नहीं है। जब अनैतिक तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश की जाती है, अपराधियों का सहयोग लेकर चुनाव जीतने का प्रयास किया जाता है, और यही वजह है कि पहले राजनीति का अपराधीकरण हुआ और जब स्वयं अपराधियों ने राजनीति में हिस्सा लेना शुरू किया, स्वयं अपराधी ही चुनाव में जब भाग लेने लगे, तब
अपराध का राजनीतिकरण हो गया, अपराध का राजनीतिकरण हो गया। ये और बदतर स्थिति है राजनीति के लिए। जब तक अपराधियों के सहयोग से चुनाव जीतते रहे ये, तब ये राजनीति का अपराधीकरण था। जब अपराधियों ने देखा कि हमारी बदौलत चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने में हम खुद मदद करते हैं, तो मैं खुद ही क्यों नहीं चुनाव में भाग लूं, और वो खुद चुनाव में आने लगे। और इस प्रकार अपराधी, जहां अपराधियों की जगह जेल में होनी चाहिए, वो संसद में बैठने लगे, नीतियां बनाने लगे, कानून बनाने में अपनी भागीदारी, कानून बनाने में उनकी भागीदारी होने लगी। वैसी स्थिति में स्वाभाविक है कि इसका प्रभाव शासन, प्रशासन, देश की हर नीति पर पड़ेगा, और इसका खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ता है। तो संसदीय शासन प्रणाली की एक कमी ये है, और भारत इससे जूझ रहा है। भारतीय राजनीति बहुत गहराई तक इससे प्रभावित है। किस प्रकार अब ये कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार अपराधियों को राजनीति से दूर रखा जाए, ऐसे कानून बनाए जाए, ऐसे प्रतिबंध लगाए जाए कि राजनीति, ये अपराधी आसानी से राजनीति में प्रवेश न कर पाए, क्योंकि इनके पास धनबल भी होता है, बाहुबल भी होता है, और दोनों का उपयोग करके ये चुनाव जीत जाते हैं। तो और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये राजनीति, पॉलिटिशियंस, जो इनका सहयोग लेकर चुनाव जीतते रहे। जब ये खुद आए तो अपराध का ही राजनीतिकरण हो गया। ये कमियां रही हैं संसदीय शासन प्रणाली में। सुधार की गुंजाइश हर व्यवस्था में होती है, इसमें भी है। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संसद निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि राजनीति को अपराधियों से मुक्त किया जाए। ठीक है, आज का क्लास कंक्लूड करते हैं यहीं पे। समझ में आया तुमको क्या? ऑनलाइन से ज्यादा समझ में आता है।